हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां से आता है? दोस्तों, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है ये बाएं आलिंद से आता है। कहां से आता है? बाएं आलिंद से। दोस्तों, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में बाएं आलिंद से आता है। सीरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जबकि पल्मोनरी सीरा फेफड़ों से बाएं आलिंद में रक्त पहुंचाता है, जो कि कैसा होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है, जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो दोस्तों, ये कोशिकाएं होती है रक्त बिंबाणु। कौन सी कोशिकाएं? ब्लड प्लेटलेट्स जो है, रक्त बिंबाणु जो है, ये चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से क्या करती है? मदद करती है। कौन सी? रक्त बिंबाणु। दोस्तों, रक्त बिंबाणु जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, छोटी रक्त कोशिकाएं होती है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर होती है। प्लेटलेट्स की संख्या जानने के लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्णक मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है? दोस्तों, ये वर्णक है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है। दोस्तों, मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक विद्यमान होता है। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है एवं रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। दोस्तों, धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा सत्य कथन है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है। तो दोस्तों, ये गलत कथन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। सिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा जो है ये दोनों सत्य है, दूसरा वाला क्या है? असत्य है। ठीक है दोस्तों, धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करती है। कौन? धमनियां। धमनियों की दीवारें मोटी और लोचदार होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है ये महाधमनी कहलाती है। दोस्तों, बात करें सिराओं के बारे में, तो दोस्तों सिराएं शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की तरफ ले जाने का कार्य करती है। इनमें रक्त का दबाव बहुत कम होता है, अतः रक्त प्रवाह को हृदय की तरफ बनाए रखने के लिए सिराओं में कपाट लगे होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रभावित हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है? दोस्तों, ये है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। कौन? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों, प्लाज्मा जो है रक्त में उपस्थित पीले रंग का तरल घटक है, जो कि शरीर की कुल मात्रा का लगभग 55% हिस्सा है। यह भोजन, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों,
कार्बन डाइऑक्साइड को घुले हुए रूप में ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा के अन्य कार्य निम्नलिखित है दोस्तों। कौन कौन से कार्य है इस प्लाज्मा के? शरीर में आवश्यकता अनुसार पानी का पुनर्वितरण करना, रक्त वाहिकाओं को टूटने या अवरुद्ध होने से बचाना, ऊष्मा को अवशोषित और मुक्त करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये किसका काम है? प्लाज्मा के कार्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो हृदय जो है दोस्तों, ये रक्त को पंप करता है। दोस्तों मानव शरीर में हृदय जो है ये रक्त को पंप करता है। हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। यह शरीर के हर कोशिका तंत्र, मांसपेशी और महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व ले जाने वाले रक्त की आपूर्ति करता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय एक बार में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। एक दिन में 7600 लीटर तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन मीटर रक्त पंप करता है। कौन? हृदय। इसका भार दोस्तों महिलाओं में औसतन 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। किसका? हृदय का वजन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता? तो दोस्तों प्लाज्मा में जो है अपचित भोजन उपस्थित नहीं होता है। लवण, हार्मोन और प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। दोस्तों प्लाज्मा जो है ये रक्त के पीले रंग का घटक है, जिसमें पूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का 55% होता है दोस्तों, जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग 90% जल होता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, लवण, थक्का जमाने वाले हार्मोन, खनिज आयन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो दोस्तों रुधिर जो है ये एक तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों संयोजी ऊतक सामान्यतः मजबूत रेशेदार ऊतक होते हैं जो हमारी शारीरिक बनावट को जोड़े रखते हैं और हमारे शरीर में समर्थन और लचीलापन प्रदान करते हैं। संयोजी ऊतक का निर्माण त्वचा, टेंडन, जोड़ों, लिगामेंट, रक्त वाहिकाओं आदि में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रक्त का एक कार्य नहीं है? तो दोस्तों रक्त का कार्य क्या नहीं है? श्वेत सार के संश्लेषण में सहायता करना ये रक्त का कार्य नहीं है। हार्मोनों का परिवहन रक्त का कार्य है। गैसों का परिवहन रक्त का कार्य है। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी रक्त का कार्य है। श्वेत सार के संश्लेषण में रक्त क्या है? सहायता नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, रक्त शरीर में उपस्थित एक तरल पदार्थ है जो कि हार्मोन का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और रक्त दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स दोस्तों मानव शरीर में बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? दोस्तों मानव शरीर में बिंबाणु की प्राथमिक भूमिका होती है क्या? रक्त स्राव को रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना। तो ऑप्शन की सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रक्त रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो रक्त में मौजूद सूक्ष्म कोशिकाएं होती है। जब शरीर में किसी स्थान पर चोट लगती है और रक्त स्राव शुरू होता है तो थ्रोम्बोसाइट्स सक्रिय हो जाते हैं और घाव की जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हमारा रक्त क्या है? बहना बंद हो जाता है और घाव भरने की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वेताणु ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों मानव शरीर में श्वेताणु ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा अनुक्रिया शुरू करना। क्या करना? प्रतिरक्षा अनुक्रिया शुरू करना जो है श्वेताणु ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य है। दोस्तों प्रतिरक्षा अनुक्रिया आरंभ करना ये किसका काम है? ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होती है जो शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, फंगल संक्रमण और अन्य रोग जनकों से बचाती है। ये रक्त और शरीर के ऊतकों में घूमती रहती है और जब किसी बाहरी जीवाणु या विषाणु का प्रवेश होता है तो यह तुरंत सक्रिय होकर उसे नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लाता है। दोस्तों रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है। किसके लिए लाता है? कूपिका में छोड़ने के लिए। दोस्तों रुधिर जो है शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड
कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कूपिका एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो पहले मानव श्वसन तंत्र में फुफ्फुस के अंदर नलिकाओं के रूप में विभाजित रहती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो दोस्तों, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर जो है ये रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। दोस्तों, स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला यंत्र है। इकोकार्डियोग्राम द्वारा हृदय की जांच, स्टेथोस्कोप द्वारा लंग से होने वाली आवाज तथा स्पायरोमीटर द्वारा लंग्स की क्षमता को मापा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो दोस्तों, ये है हमारा श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत रक्त कणिका है दोस्तों, ये प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। श्वेत रक्त कणिका है जिसे हम क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसी दोस्तों, क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी रक्त का ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड्स और प्लीहा में उत्पन्न होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। ये कोशिकाएं रंगहीन होती है, इनमें कोई वर्णक नहीं होता है। किसमें? श्वेत रक्त कणिकाओं में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा डैश से जुड़ी होती है। दोस्तों, मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा जो है ये बाह्य आलिंद से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? बाह्य आलिंद से। दोस्तों, मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा बाह्य आलिंद से जुड़ी होती है। मानव हृदय एक 4 कक्षीय पेशी अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होता है। इसमें 2 औलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना है। यह ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? दोस्तों, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब जो होता है ये होता है 120 mmHg SC mmHg। ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है ये होता है 120 mmHg और अनुशीतलन दाब जो होता है ये 80 mmHg होता है। अर्थात सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120/80 mmHg को सामान्य माना जाता है। रक्तचाप को पारे के मिलीमीटर की इकाई में मापा जाता है, मतलब mmHg में मापा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का निम्न में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो बिंबाणु प्लेटलेट्स जो है दोस्तों ये थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, बिंबाणु प्लेटलेट्स रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तब प्लेटलेट्स उस जगह पर एकत्रित होकर खून का बहना रोकने की कोशिश करते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी दोनों ही स्थितियों में यह शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है और इसका जीवन काल कितना होता है? 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है। किसकी? बिंबाणु की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो यह है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है दोस्तों भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में क्या करता है? परिवहन करता है। दोस्तों, प्लाज्मा शरीर के रक्त का तरल घटक है जो रक्त की कुल मात्रा का 55% योगदान देता है। शरीर के चोट से उबारने, पोषक तत्वों को वितरित करने, जिसमें भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है। कौन? ये प्लाज्मा। दोस्तों, शरीर की गंदगी दूर करने, संक्रमण रोकने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आदि के लिए भी इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो यह है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम बिंबाणु भी बोलते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मेरो में होता है। कहाँ पे? बोन मेरो में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्तंभ को सुमेलित कीजिए। दोस्तों हमको ये स्तंभ दिए गए हैं, समूह 1 समूह 2, इनको हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है। हृदय जो है दोस्तों, हृदय का क्या करता है, ये पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। धमनियां क्या है दोस्तों, धमनियां जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। कौन, धमनियां। शिराएं क्या करती है, ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। हृदय क्या करता है, पंप की तरह कार्य करता है। तो ए सी बी किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हृदय जो है ये पंप की तरह कार्य करने वाला है। ऑक्सीजन जो है, धमनियां जो है दोस्तों ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। शिराएं जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है, जो डैश के कारण होता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है। किसके कारण होता है, धमनिकाओं के संकुचन के कारण। दोस्तों उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो धमनियों के संकुचन के कारण होता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होता है। स्वास्थ्य निर्देशों के अनुसार शरीर में रक्त का दबाव 120/80 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। LA बाया अलिंद, LB बाया निलय, RA दाया अलिंद, RB दाया निलय। कपाट वाल्व्स कहाँ स्थित होते हैं, तो दोस्तों कपाट जो वाल्व होते हैं ये कहाँ पे स्थित होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे कहाँ पे, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 कहाँ पे है, ये कपाट दोस्तों यहाँ पे होंगे, ये वाल्व यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, और कहाँ पे होंगे, 5 नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, 5 नंबर ये है, 5 नंबर ये यहाँ पे होंगे। तो कपाट कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। ठीक है, 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 क्रमांकित स्थानों पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों कपाट क्या करते हैं, कपाट जो है रुधिर को केवल एक ही दिशा में आलिंद से नीले की ओर ले जाने देते हैं। कपाट का यही काम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख जो है नीचे किया गया है, उसमें जो गलत विकल्प है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, यही हमारा गलत कथन है। केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है, ये सत्य है दोस्तों। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, ये भी सत्य है। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये क्या हो जाएगा, गलत विकल्प हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों उच्च रक्तचाप जो है धमनियों के संकुचन के कारण होता है, ना कि शिराओं के संकुचन के कारण। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, दोस्तों मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह या आयरन की आवश्यकता होती है। किसकी, लौह या आयरन की। दोस्तों मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें लगभग 92% जल तथा 8% प्रोटीन, लवण तथा अन्य दूसरे पदार्थ होते हैं। किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है, दोस्तों श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। किसमें, आरबीसी में। दोस्तों मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है, जो लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद होता है। किसमें, आरबीसी में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, दोस्तों शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, यही हमारा जो हो जाएगा ना गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ए वाला ही जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को हम शिरा कहते हैं। इसमें रक्त का बहाव रोकने के लिए कपाट होते हैं तथा इनकी गुहाएं चौड़ी होने के कारण रक्त धीमी गति से निरंतर बहता रहता है, जबकि धमनी में कपाट नहीं होते। चूंकि इनमें रक्त का बहाव हृदय के क्रमिक स्पंदन द्वारा होता है, अतः रक्त रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ बहता है। किसमें, धमनियों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है, दोस्तों रक्त स्कंदन जो है ये प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है,
प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से। रक्त स्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। रक्त का स्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे की जाल से बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का? स्फिग्मोमेनोमीटर का। दोस्तों, रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मूत्र संबंधित विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए यूरिनोमीटर का उपयोग करते हैं। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रकाश स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित फोटॉन की संख्या को मापता है। और हीमोग्लोबिन मीटर खून में हीमोग्लोबिन को पता लगाता है या हीमोग्लोबिन को मापता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? दोस्तों, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए जो यंत्र सहायक होता है वो है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार रेने लेनेक ने 1816 ईस्वी में किया था। दोस्तों, स्पाइरोमीटर मानव फेफड़ों की श्वसन दर के मापन में इसका प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर तापमान मापन में इसका प्रयोग करते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तचाप के मापने में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक या भाग को दर्शाता है? तो दोस्तों, ये सीरा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सीरा को दर्शाता है। दोस्तों, प्रश्न से संदर्भित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के सीरा भाग को दर्शाता है। परिसंचरण तंत्र में सिराएं वे रक्त वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता जो है ये किसमें होती है? तो हीमोग्लोबिन में होती है। किसमें होती है? हीमोग्लोबिन में। दोस्तों, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में ही होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ रक्त समूह को दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है। दोस्तों, ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर तथा ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक ग्राही। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों याद रखना है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने और रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो दोस्तों, रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है कौन? लसिका। लसिका जो है ये रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें क्या होता है? कम प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, लसिका रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन लाल वर्णक नहीं पाया जाता है। यह हल्के पीले रंग का होता है तथा इसमें प्रोटीन का कम मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? लसिका में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के धक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो ये है दोस्तों हमारी प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्लेटलेट्स हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है जो खून को बहने से रोकती है। प्लेटलेट्स ही बहते खून को थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है, रक्त में प्लेटलेट्स का पता सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट परीक्षण से चलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है? तो ये होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है दोस्तों ये रक्त के थक्के जमने और रक्त स्त्राव को रोकने में सहायता करती है या सहायक होती है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संरचना के आधार पर रक्त को दो भागों में बांटा गया है। प्लाज्मा जो कि रक्त का 55 से 60% भाग होता है और रुधिर कणिकाएं जो कि रक्त का 40 से 45% भाग है। दोस्तों, रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, मानव रक्त में प्लेटलेट की संख्या 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट का कार्य क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का जमाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है? तो दोस्तों स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है ये हमें इसलिए महसूस होती है, इसलिए धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण। किसके कारण महसूस होती है? धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण ये हमें महसूस होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो दोस्तों प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर किस में गुजरता है? तो ये गुजरता है स्तनधारी में, पक्षी में और सरीसृप वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। एक तंत्र जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय चक्र में हृदय के माध्यम से 2 बार प्रसारित होता है दोहरा परिसंचरण कहलाता है। प्रणालीगत परिसंचरण और फुफ्फुसी परिसंचरण 2 मार्ग है जिनमें रक्त दोहरे परिसंचरण में बहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। अनुवांशिक के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? दोस्तों अनुवांशिक के संबंध में इसका जो अर्थ है, इसमें जो है ए और बी दोनों ही जीन क्या है यहाँ पे प्रभावी है। क्या है? दोनों ही जीन क्या है यहाँ पे प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों ही क्या है यहाँ पे प्रभावी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह कितना है? ए बी है। अनुवांशिकता के संदर्भ में रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों ही क्या है प्रभावी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? दोस्तों आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन जो है ये लसिका करता है। कौन करता है? लसिका। दोस्तों वसा आंत से काइलोमाइक्रोन के रूप में अवशोषित होता है। दोस्तों वसा जो है ये आंत से काइलोमाइक्रोन के रूप में क्या होता है? अवशोषित होता है। जो सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देने वाले असतत कण होते हैं वे मुख्य रूप से लंबे फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स से मिलकर बने होते हैं। काइलोमाइक्रोन को लसिका प्रणाली के माध्यम से अवशोषित किया जाता है जो अंततः रक्त प्रवाह में खाली हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिए। दोस्तों ये चित्र दिए गए हैं, इनमें हमको सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान करना है। ठीक है, ये हमारे चित्र हो गए। दोस्तों ये जो ए वाला चित्र आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है हमारा? ये है दोस्तों हमारा न्यूट्रोफिल। क्या है? ये हमारा न्यूट्रोफिल है। क्या है? न्यूट्रोफिल। बी वाला दोस्तों क्या है? बी वाला जो है ये इओसिनोफिल है। क्या है ये? इओसिनोफिल। सी वाला क्या है दोस्तों? ये सी वाला बेसोफिल है। डी वाला क्या है? लिम्फोसाइट्स है। और ई वाला क्या है? ये हमारा मोनोसाइट्स है। तो क्या आंसर हो जाएगा? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स और फिर क्या? मोनोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हमारा न्यूट्रोफिल है, बी इओसिनोफिल है, सी बेसोफिल है, डी लिम्फोसाइट्स है और ई क्या है? हमारा मोनोसाइट्स है। ठीक है दोस्तों, सही नामांकन वाले श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम इस प्रकार है: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। दोस्तों मानव शरीर में श्वसन वर्णक लाल रंग कणिकाओं में आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ही श्वसन वर्णक होते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक होते हैं। ऑक्सीजन उत्क्रमणी तरीके से बंधन बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणु जुड़ सकते हैं। कितने अणु जुड़ सकते हैं? 4 अणु जुड़ सकते हैं हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसी शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? दोस्तों जो फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है ये मुख्य अंतर है इसमें। क्या है? फुफ्फुसी शिरा जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, अर्थात शरीर में रक्त का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रक्त परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी।
फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है जो फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है, जबकि महाशिरा हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करती है। कौन? महाशिरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना है, तो ये है हमारा प्लाज्मा। दोस्तों रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। यह प्रोटीन, जल, लवण, शर्करा तथा थक्का जमाने वाले कारक से बना होता है। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहचाने और उत्सर्जन के लिए सेलुलर उपापचय से प्राप्त अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे, यकृत और फेफड़ों तक पहुंचने के लिए एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो यह है WBC, व्हाइट ब्लड सेल जो है, ये मानव कोशिका जो है ये अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों मानव कोशिका में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। ये प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है। दोस्तों एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन जो है ये 300 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम। दोस्तों हृदय एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवर्तताल बद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। हृदय का औसत वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों मानव रक्त में जो है कोन्ड्रोसाइट्स नहीं पाए जाते। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये तीनों पाए जाते हैं। दोस्तों रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। कौन? रक्त। मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट पाया जाता है। मानव रक्त में कोन्ड्रोसाइट्स नहीं पाया जाता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को आंतरिक कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? दोस्तों ये तरल पदार्थ है हमारा लसिका। लसिका जो है ये आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। कौन? लसिका। दोस्तों लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप बल है। दोस्तों रक्तचाप बल जो है ये रक्त वाहिका की दीवार पर जो बल लगता है यही क्या है? रक्तचाप बल है। दोस्तों रक्तदाब बल जो है रक्तताप नसों धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाला बल है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ साथ बल उत्पन्न होता है क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर को जो है रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर को आधुनिक रक्त समूह का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। यही कारण है कि 14 जून को उनके जन्म दिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। ए बी जो कि सर्वग्राही होता है, ओ जो कि सर्वदाता होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं, तो यह है प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। दोस्तों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। यह एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त में प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। रक्त का मुख्य कार्य एक अंग से दूसरे अंग में
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन, रोगों से प्रतिरक्षा और शरीर का तापमान नियंत्रित करना है। ठीक है। रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा होता है जिसमें 90% पानी तथा शेष 10% में प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त को लैंड स्टेनर ने 4 समूह में बांटा, ए बी और ओ में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये वाला जो कथन है ये गलत कथन है। दोस्तों, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सत्य कथन है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी सत्य है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये भी सत्य है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। दोस्तों, मानव शरीर में उपस्थित रक्त में श्वेत कणिकाओं द्वारा शरीर को रोगों से बचाने में मदद की जाती है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, जिसे फेफड़ों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो दोस्तों, बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। हृदय, रक्त और धमनियां जो है ये परिसंचरण तंत्र का अंग है। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र अंगों का वह भाग है जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, जैसे हृदय, रक्त, धमनियां। मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, जबकि बड़ी आंत पाचन तंत्र में सहायक अंग है हमारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो यह है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? दोस्तों, ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध जो है वो है हीमोग्लोबिन का। तो किसका है? हीमोग्लोबिन का। दोस्तों, हीमोग्लोबिन मानव शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटीन से है। शरीर के आयरन का लगभग 70% भाग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शारीरिक गतिविधियों में थकान और अक्षमता होती है तथा शरीर एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है ये 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। दोस्तों, हृदय के संकुचन और प्रकुंचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। उसे संकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो नीलियों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। दोस्तों, यह संकुचन दाब उतना ही होता है जितना कि 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो निलय के अनुशीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह दाब सामान्यतः 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120/80 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों, महाधमनी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। दोस्तों, महाधमनी ओरटा मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर की पीएच रेंज जो होती है ये 7.35 से 7.45 होती है। कितनी होती है? 7.35 से 7.45। दोस्तों, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है और पीएच मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान जैसे समुद्री जल का 8.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है, लार का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, सिरके का 2.4 होता है और नींबू का 2.2 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का पीएच होता है तो दोस्तों ये होता है 7.0 से 7.8 के मध्य में होता है मानव शरीर का पीएच। देखते हैं अगला।
सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है दोस्तों, सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी रुधिर कोशिका होती है, जो व्यास में 5 से 10 माइक्रोमीटर की होती है। केशिकाएं वेन्यूल्स और धमनी के बीच रक्त पहुंचाती है। धमनियां वे रक्त वाहिका होती है दोस्तों, जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। कौन? धमनियां। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो दोस्तों फाइब्रिनोजन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर के कण क्या होते हैं? फंस जाते हैं और एक लाल ठोस पिंड सा बना देता है, जिसे हम रुधिर का थक्का कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? दोस्तों हस्तचालित वायु पंप जो है ये मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मरकरी कॉलम से। दोस्तों एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण को रुधिर मापी स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। इस यंत्र में एक पंप होता है जिसमें रबर की एक नलिका लगी रहती है। यह नलिका आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग पारद यंत्र से जुड़ा रहता है और रुधिर मापी का आविष्कार जो है ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक वॉन बॉस्च ने 1881 में किया था। किसने किया था? वॉन बॉस्च ने 1881 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो ओ रक्त समूह है दोस्तों, ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है। दोस्तों रक्त समूह की खोज जो है ये की थी किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त 4 प्रकार ए बी ओ के होते हैं। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त समूह ओ सर्वदाता वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, किंतु वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। जो ओ वर्ग है किससे रक्त प्राप्त कर सकता है? ओ समूह वाले व्यक्ति से ही। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो दोस्तों सी जो है ये रक्त समूह नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा जो है रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मानव रक्त डैश है दोस्तों, सामान्य मानव रक्त जो होता है ये थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होता है। दोस्तों मानव रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिकाओं में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा, हल्का क्षारीय एवं लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में करीब 5 लीटर रक्त रहता है। इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7 से अधिक पीएच होने के कारण यह हल्का कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब जो है 120/80 mmHg होता है। दोस्तों हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में संकुचन एवं अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब जो है 120/80 होता है। रक्तदाब को स्पिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं। 120/90 तो उच्च दाब से पीड़ित है हाइपरटेंशन, और 100/50 है तो निम्न दाब से पीड़ित है हाइपोटेंशन, इसे हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का कौन सा घटक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है दोस्तों ये भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। दोस्तों प्लाज्मा जो है ये रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है और इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन की क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, कौन? प्लाज्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है हमारा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों ये शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। इनकी औसत आयु कितने दिन होती है? तो 120 दिन होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो दोस्तों ये करता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो रक्त वाहिका के व्यास को दोस्तों मांसपेशी ऊतक जो है बदल देता है। कौन? मांसपेशी ऊतक। दोस्तों मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंतरांगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण है। कौन? मांसपेशियां। पतली, लंबी व संकुचनशील पेशी कोशिकाओं जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं, इन पेशी तंतु के ऊतकों को पेशी ऊतक कहा जाता है। ये मांसपेशी ऊतक शरीर में रक्त वाहिकाओं के व्यास को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर की पल्स दर की जांच जो है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। किस लिए की जाती है? दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए। दोस्तों मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। पल्स वह दर है जिस पर दिल धड़कता है। जैसे कि दिल से रक्त पंप होता है जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस कर सकते हैं। एक वयस्क के लिए सामान्य पल्स दर 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। किसके लिए? एक वयस्क के लिए। ठीक है, सामान्य पल्स दर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है? तो ये होती है 60 से 100 प्रति मिनट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो दोस्तों एंजियोप्लास्टी जो है ये हृदय पर की जाती है। किस पर? हृदय पर। दोस्तों मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहियों को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो लोहा धातु मौजूद होती है दोस्तों हीमोग्लोबिन में। दोस्तों हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक तथा लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम नामक रंजन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जबकि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके अपूर्व क्षमता रखता है जिससे रक्त संवहन गैसों का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम या 100 ml होती है। कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में। देखते हैं अगला। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? तो दोस्तों ग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। देखते हैं अगला। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? दोस्तों मानव रक्त प्लेटलेट्स जो है ये प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। दोस्तों मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। कौन से? विटामिन के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त में सफेद रक्त कण डैश है? दोस्तों रक्त में सफेद रक्त कण जो है ये शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, WBC। दोस्तों श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट की आकृति तथा आकार निश्चित न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक mm होती है। शरीर का प्रतिरक्षा कार्य श्वेत रुधिराणुओं द्वारा किया जाता है। वातावरण में उपस्थित विभिन्न विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों तथा परजीवियों के आक्रमण से शरीर को बचाना तथा उन्हें नष्ट करना प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है? दोस्तों सामान्य मानव का खून बहने का समय जो होता है ये 2 से 7 मिनट होता है और जमने का जो समय होता है ये 3 से 10 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय जो है क्रमशः 2 से 7 मिनट
और 3 से 10 मिनट होता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। देखते हैं अगला, मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका में। दोस्तों मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी औसत आयु जो होती है 120 दिन की होती है। किसकी? लाल रक्त कोशिका की। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो अशुद्ध रक्त संचार जो है दोस्तों ये पल्मोनरी धमनी करती है। कौन सी धमनी करती है? पल्मोनरी धमनी। दोस्तों पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है वो है रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर जो है ये कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और डिब्बाबद्ध प्रोटीन कैट जो है ये कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख करते हैं। दोस्तों रिसस बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन जिसे RH भी कहा जाता है दिखाई देता है। RH के बीच असंगति एक माँ और उसके बच्चे के लिए गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, जबकि रिसस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्न में अंगों में से कहाँ स्थित होता है? दोस्तों आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के दिल में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? दिल में। दोस्तों आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान के द्वारा होता है। दोस्तों किसके द्वारा होता है? कान के द्वारा। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किया था। दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में किया था। उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप से संबंधित तत्व रुधिर के लाल रुधिराणु तथा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लैंड स्टीनर ने मात्र 3 समूह ए, बी और ओ की खोज की थी। बाद में डी कैस्टिलो तथा स्टुलरी ने चौथे समूह ए, बी का पता लगाया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो दोस्तों 5 लीटर खून होता है एक वयस्क मानव के शरीर में। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके भार का 1/10 भाग अर्थात 4.5 से 5 लीटर तक होती है। रक्त लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, जिसका 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रुधिर कणिकाओं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट से बनी होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तथा यह शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक द्रव्यों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से दोस्तों ये बताता है इकोकार्डियोग्राम। कौन बताता है? इकोकार्डियोग्राम। दोस्तों इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के द्वारा दिल की धड़कनों और उससे निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने वाला उपकरण है। कौन सा? स्टेथोस्कोप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का मान लगभग क्या होता है? तो दोस्तों मानव रक्त के पीएच का मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कहा जाता है। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एबी रक्त वाला व्यक्ति, एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है? तो दोस्तों एबी रक्त वाला वर्ग वाला एक व्यक्ति जो है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। कौन सा? एबी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति। दोस्तों एबी रक्त वर्ण वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। रक्त समूह एबी को सर्वग्राहता यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है।
तथा रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती और ओ में क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। दोस्तों धमनियां जो है ये रक्त का वहन करती है जो कि ऑक्सीजन से भरी होती है। किससे भरी होती है, ऑक्सीजन से भरी होती है। दोस्तों धमनियां जो है शुद्ध रक्त का वहन करती है जो ऑक्सीजन भरी होती है। केवल पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये आपको याद रखना है। वह रुधिर वाहिनिकाएं जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उन्हें हम धमनियां कहते हैं, जबकि पूरे शरीर में प्रभावित रक्त अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर पुनः हृदय में पहुंचाने का कार्य सिराए वेन्स करती है। कौन करती है, सिराए करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है एक डैश है। दोस्तों प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है एक क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव है। दोस्तों प्लाज्मा रुधिर का आधारभूत मैट्रिक्स है जो रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 8 से 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सामान्यतः यह एक प्रकार का कैसा है, द्रव है। प्लाज्मा में मुख्यतः दो पदार्थ पाई जाती है दोस्तों, कौन कौन सी, एक अकार्बनिक पदार्थ, इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। क्षारीयता इन्हीं के कारण होती है। और एक होता है कार्बनिक पदार्थ जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन, पचे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, प्रतिजन आदि पाए जाते हैं। प्लाज्मा का प्रमुख कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में क्या करना है, संवहन करना है। तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, माइक्रोमीटर। दोस्तों इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये सत्य है। आकृति कैसी होती है इसकी, वृत्तीय और उभयावत्तल होती है। हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद होता है, किसमें, लाल रुधिर कणिकाओं में। लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। इन कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य में आरबीसी छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयावत्तल होती है। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन तक होता है और आरबीसी की लंबाई जो है 7 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। दोस्तों शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त जो एकत्र करता है वो है सुपीरियर वेना कावा। कौन सी, सुपीरियर वेना कावा जो है ये शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को एकत्र करता है। दोस्तों उच्च महाशिरा सुपीरियर वेना कावा शरीर के पूर्ववर्ती या ऊपरी हिस्सों से रक्त को हृदय में लाती है। हृदय में रुधिर की वापसी दो जोड़ी फुफ्फुस शिराओं, एक उच्च महाशिरा तथा एक निम्न महाशिरा द्वारा होती है। निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को एकत्रित करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों वह विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। यही कथन जो है सत्य नहीं है। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, ये सत्य कथन है दोस्तों। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। और मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सत्य कथन है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। दोस्तों परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच क्या होता है, स्थिर बना रहता है। यह तंत्र सामान्यतः शरीर के कुल भार का 7% होता है। कितना परसेंट होता है, 7%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। तो दोस्तों ये होता है एरिथ्रोसाइट्स, इसमें रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड क्रप्सल्स आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं और आरबीसी का जीवन काल जो है ये 100 से 120 दिन का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मानव लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल जो होता है ये 15 से 20 दिन होता है, ये क्या है, गलत कथन है।
दोस्तों इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, ये सत्य है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, ये भी सत्य है। और रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो डी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रक्त गाढ़ा, अपारदर्शी तथा क्षारीय द्रव होता है। यह मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त में स्थित लाल रक्त कणिकाएं रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। आरबीसी का जीवन काल औसतन 120 दिन होता है। पुरुष में इसकी मात्रा औसतन 5 मिलियन एवं महिलाओं में 4.5 मिलियन होती है। दोस्तों रक्त एक विशेष शारीरिक द्रव है जो शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ तथा पोषक तत्वों और ऑक्सीजन बाहर निकालने में सहयोग देता है, इसलिए इसे रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त एक डैश ऊतक है। दोस्तों रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। दोस्तों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाओं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश है। तो दोस्तों मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है श्वेत कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ये मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी किंतु संख्या में बहुत ही कम तथा रंगहीन और केंद्र की होती है। डब्ल्यूबीसी की आकृति स्थायी न होकर अमीबा की भांति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में तंतुबंध नहीं होते। तो दोस्तों तंतुबंध जो है ये रक्त में नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते? रक्त में। दोस्तों संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित होता है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित होता है जिसे कोलेजन या इलास्टिन हम कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीला प्रदान करते हैं। यकृत, वृक्क तथा हृदय में कोलेजन पाए जाते हैं। यह कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एवं एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक होता है लाल रक्त कणिका, एक होता है श्वेत रक्त कणिका और एक होता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? तो दोस्तों लोहा, आयरन जो है Fe, ये हमारी क्या है? हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु है। दोस्तों हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा ग्लोबिन जो है लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। दोस्तों हृदय पेशी कोशिकाएं जो होती है ये बेलनाकार होती है, शाखा युक्त होती है और एक नाभिकीय होती है। कैसी होती है? बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकीय होती है हृदय पेशी कोशिकाएं। दोस्तों हृदय पेशी कोशिकाएं एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं है। यह पेशी बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती है। ये पेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, संकुचित और बिना शीतलन होकर गति करती रहती है। इसके कारण शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण होता रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय मांसपेशियां डैश होती है। दोस्तों हृदय मांसपेशियां जो होती है बेलनाकार होती है, शाखित होती है और एकल नाभिक होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो यह नलिका है दोस्तों हमारी धमनी। धमनी जो है दोस्तों ये दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। दोस्तों जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है उन्हें हम धमनी करते हैं, आर्टरीज कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है। कौन सी? पल्मोनरी धमनी में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय चक्र क्या है? दोस्तों हृदय चक्र जो है हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र ही क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हम हृदय चक्र कहते हैं। इस क्रिया में दोनों आलिंदों एवं दोनों नीलियों का प्राकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों हृदय को जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो ये है हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी की तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है। दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मनुष्य के 1 घन mm रक्त में इनकी संख्या लगभग 7500 तक होती है। ये रंगहीन या सफेद रंग की होती है। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, अतः इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जाती है। किसकी? डब्ल्यूबीसी की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को जो है दोस्तों मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। दोस्तों नीलय की भित्ति जो है ये आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। दोस्तों मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठी होता है जिसमें 2 आलिंद व 2 नीलय होते हैं। नीलय आलिंद की अपेक्षा बड़ी होती है और उनकी भित्तियां भी कैसी होती है? मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो हृदय मेम्ब्रेन है ये झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को हम बोलते हैं पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे? हम पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोस्तों हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है दोस्तों, एपिकॉर्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इसमें पेरिकॉर्डियल द्रव होता है जो फेफड़ों का डायाफ्राम के संकुचन व गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें हम केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम केशिकाएं बोलते हैं। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। दोस्तों पुरकिंजे तंतु जो है ये हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। किसमें? हृदय में स्नायु तंतु में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? दोस्तों मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट जो होती है ये 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 70 से 80 बीट प्रति मिनट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को हम बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो ये उपकरण है दोस्तों हमारा पेसमेकर। पेसमेकर जो है रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। पेसमेकर उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।